हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आपकी यूनिट 10 के लिए क्लासेस मिल रही है आपको और डेली शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल रही है। आज का जो टॉपिक है प्रस्तावित शोध का क्षेत्र और आंकड़ों का संग्रह, मतलब कि आपको डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। इसके पहले मैंने कल एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था आपसे। मैंने पूछा था एक दो ऐसी रिसर्च होती है, एक रिसर्च क्या होती है जो निष्कर्षों से सिद्धांत की तरफ जाती है, जो निष्कर्षों से सिद्धांत की तरफ जाती है, और पूछा था एक ऐसी होती है जो सिद्धांत से निष्कर्ष की तरफ जाती है, का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च, क्या आगमनात्मक विधि और आपकी निगमनात्मक विधि। जो आगमनात्मक विधि होती है आपकी इंडक्टिव होती है, जो इंडक्टिव रिसर्च मेथड आपकी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो फैक्ट्स होते हैं या विशेष तथ्य होते हैं, स्पेसिफिक जो आपके फैक्ट होते हैं, इन फैक्टों से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, निष्कर्ष की तरफ जाते हैं, सामान्य निष्कर्ष की ओर जाते हैं। तो आगमनात्मक रिसर्च वो होती है सिद्धांतों से हम लोग क्या सामान्य निष्कर्षों की तरफ जाते हैं। वही निगमनात्मक क्या होती है आपकी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग निष्कर्षों से पहले परिकल्पना स्थापित करते हैं, निष्कर्ष बनाते हैं, फिर हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, सिद्धांतों पे पहुंचते हैं। जो कल हमने रिसर्च रिसर्च पढ़ा था, कल हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ी थी, वो आपका डिडक्टिव निगमनात्मक विषय का एग्जाम्पल मानी जाती है। ठीक है ना? चलो, इन शॉर्ट यदि आपको बताना चाहूँ मैं, तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो इंडक्टिव में क्या है आपका, इंडक्टिव में कुछ इस तरीके से आपका है। देखो इंडक्टिव में इंडक्टिव इंडक्टिव में कुछ ऐसा होता है आपका कि यहाँ पे आप मान लो पहले तथ्य है आपके पास, फैक्ट है, तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। एक मिनट, पहले क्या आपके पास डाटा है, फैक्ट है, इसका आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। फिर आप पैटर्न निकाल रहे हो, फिर आप क्या थ्योरी बना रहे हो, थ्योरी बना रहे हो। ठीक है ना? ये आपका आगनात्मक तो आ रहा है तथ्यों से। आई थिंक मैंने ऊपर उल्टा बोल दिया, ऊपर मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ पे सुन लो पहले, तथ्यों से क्या, फैक्ट है, डाटा, निष्कर्ष है, तथ्य से हम क्या थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या डाटा से सिद्धांत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, डाटा से सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं, परिणाम की तरफ। जो कल पढ़ा था वो इंडक्टिव पढ़ा था हमने। ठीक है ना? दूसरा को डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है निगमनात्मक होता है, निगमनात्मक क्या, निगमनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है, थ्योरी होती है उसके पास, थ्योरी से क्या बनती है, हाइपोथेसिस बनती है, टेस्टिंग करता है, और फिर कंक्लूजन निकालता है। इस प्रकार से आपको डिडक्टिव होता है। ठीक है? चलो, अब आते हैं आज के विषय पर। आज का विषय आपको क्या, आज का टॉपिक प्रस्तावित सूचित स्रोत आंकड़े संग्रह। तो है क्या चीज, सुन लेना, है क्या चीज। इसमें दो टॉपिक आपके, एक तो प्रस्तावित शोध क्षेत्र आपका है, दूसरा आपका स्रोत आंकड़ों का संग्रह। तो प्रस्तावित शोध क्षेत्र क्या है, उसका मतलब है कि भैया प्रस्तावित शोध क्षेत्र से आशय क्या है, उस समय सीमा से सुन लेना। प्रस्तावित शोध क्षेत्र से आशय क्या है, आश्रय प्रस्तावित शोध क्षेत्र। दो जो इसमें लिखा है वो तो लिखा ही है, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा अपने वर्ड्स लेके आता हूँ आसान भाषा में, जिससे आपको याद हो जाए, कुछ नोट्स आपके पास बनते जाए। प्रस्तावित शोध क्षेत्र नोट्स के लिए आपको अलग से कॉपी नहीं बनाना है, आपको मैं इसकी पीडीएफ भेज चुका हूँ। आप डेस्टिनी वगैरह टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकालना, उसको बनाना है। आपको अलग से परेशान नहीं होना है। ठीक है? अलग से आपको परेशान नहीं होना है। प्रस्तावित शोध क्षेत्र है क्या, तो इससे क्या आशा है कि उस विषय सीमा से, काल सीमा से या क्षेत्र सीमा से के अंतर्गत शोध किया जाता है, क्या उस स्कोप से है, उस विषय से, के सब्जेक्ट स्कोप से, उस टाइम फ्रेम से, तब समय सीमा से है, उस आपके एरिया से है, जिसमें हमें क्या करना है, शोध करना है, रिसर्च करना है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लगा कि मुगल काल में भूमि की व्यवस्था, तो विषय क्या हो, मैंने एक एग्जांपल दिया इसमें स्कूप में, मुगल काल में भूमि व्यवस्था कैसी थी आपकी, ये आपका विषय हो गया। टाइम पीरियड की बात करें तो 8057 में क्रांति हुई थी, तो 8050 टाइम पीरियड हो गया। मैं बात करूं जीरो फिल अवध की भूमिका 8057 में, क्या अवध की भूमिका, अवध की भूमिका, तो अवध आपका क्या जीरो फिल एरिया हो गया। मतलब प्रस्तावित शोध क्षेत्र का मतलब क्या है कि आप किस टाइम, किस विषय पर, किस समय के लिए, और किस काल के लिए, और किस जगह के लिए, किस क्षेत्र के लिए शोध करने जा रहे हो, वो आपका प्रस्तावित शोध क्षेत्र है। अब आप देखो, यदि आपने शब्द को पढ़ा नहीं होता और आपसे इंटरव्यू पूछेगा प्रस्तावित शोध क्षेत्र क्या है, तो आप रह जाओगे, आप क्या बोलोगे,
जिसमें हमें शोध करना है वो प्रस्तावित शोध क्षेत्र है। ऐसे नहीं बोलना वहाँ पे। आपको बोलना है प्रस्तावित शोध क्षेत्र से आशय है कि हम किस विषय पर शोध करना चाहते हैं, किस समय के लिए शोध करना चाहते हैं और किस क्षेत्र विशेष के लिए शोध करना चाहते हैं। वो आपका क्या है प्रस्तावित शोध क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है ना? याद रखना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा रिसर्च का टॉपिक है ग्वालियर की स्थापत्य। क्या? ग्वालियर स्थापत्य। अब ग्वालियर स्थापत्य जो मेरा है मुख्य था। अब ग्वालियर स्थापत्य है, तो ग्वालियर के आस-पास है। इसमें 3 काल मैंने लिए हैं, मध्यकाल भी है, आधुनिक काल भी है और प्राचीन भी है। आप प्राचीन में कैसे जो गोपाचल के आस-पास आपको मिल जाएगा, गगननाथ मंदिर आपको मिल जाएगा, वो प्राचीन मिल जाएगा और मध्यकाल में आपको क्या मिल जाएगा, तो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिरों को तोड़कर जो मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, दीदार बनाए गए, वो मिल जाएँगे आपको। कुछ आपको ग्वालियर किला इत्यादि मिल जाएगा आपको और आधुनिक काल में आपको क्या मिल जाएगा, जो यूरोपीय शैली में वहाँ बनाया गया है, जो सीता जी के महल इत्यादि बनाए गए हैं, यूरोपीय शैली में छत्रियाँ बनाई गई हैं, राजपूताना शैली वो आपको आधुनिक में मिल जाएगा। तो ग्वालियर स्थापत्य मेरा टॉपिक इस तरीके से मुझे करना है कि नहीं? अब टाइम पीरियड भी हो गया, डेट भी हो गई, टाइम पीरियड भी हो गया और साथ में क्षेत्र भी ग्वालियर के आस-पास थे ना, ग्वालियर से बाहर नहीं जाना मुझे। स्थापत्य मिलेगा पूरे इंडिया का दिन नहीं, सिर्फ ग्वालियर का देखना है। ये अपना विषय हो गया, है कि नहीं? इस तरीके से काम करना है अपन को। ऐतिहासिक शोध की प्रारंभिक स्थिति की बात करूँ, अर्ली स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और आगे बता दूँ मैं आपके लिए। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी ना 1857 की, ठीक है ना? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि इतिहास के अध्ययन में प्रारंभिक काल में शोध कार्य सीमित था। ठीक है भैया, प्रारंभिक काल में सीमित था। अधिकतर काल के राजनीतिक घटनाओं या राजवंशों तक सीमित खुद देखा था कि शुरुआत में हम शोध करते थे, राजनीतिक घटनाओं को देखते थे, राजवंशों को देखते थे। लेकिन जैसे 20वीं शताब्दी आ गया है या इतिहास की दिशा बदलती गई है, शोध के नए क्षेत्रों का विस्तार हो गया। ऐसे में आपका प्रस्तावित शोध क्षेत्र किस विषय में आप करना चाहते हैं महत्वपूर्ण हो जाएगा। 21वीं सदी में संभावित शोध क्षेत्र कौन-कौन से लोक कथाएँ, लोक परंपराएँ आपकी हो गई शोध क्षेत्र में। मनोरंजन का संसार हो गया, आपका वर्ल्ड ऑफ द एंटरटेनमेंट हो गया, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर आपका हो गया, परंपरा परिवार ढांचा, इतिहास में विषय दिए आपके। लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज हो गए आपके, ठीक है ना? फिर आपके पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन एंड रिलीजन आपका हो गया, धर्म का राजनीतिकरण हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, प्रेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है ना? मतलब आपकी विभिन्न शोध क्षेत्र आपके बन चुके हैं। अब फिर स्रोत आंकड़ा संग्रह आएगा, इसको हम अभी बताते हैं। तो पहले इस एक टॉपिक को कर लें हम लोग। पहले एक टॉपिक को कर लें कैसे है, अच्छे से। मैंने शॉर्ट में बता दिया प्रस्तावित सोच क्षेत्र मतलब है क्या चीज़? शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 21 पहले क्या था इतिहास में सीमित मात्रा में शोध होता था। राजवंशों या तो क्या करते थे राजनीतिक इतिहास को ही हम लोग पढ़ते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, इतिहास की दिशा बदली, सोच में नवीनताएँ आई, तो हम नए-नए विषयों को शोध कर रहे हैं। जैसे लोक कथाओं, परंपराओं को, फ़ोल्क टॉक्स एंड ट्रेडिशन को हम क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, कल्चर को देखते हैं, बिलीफ्स को देखते हैं, लाइफ़स्टाइल ऑफ कम्युनिटी देखते हैं, कैसे जीवन शैली कोई जीता है, उनको देखते हैं शोध। इन शोध से इतिहास के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष को समझने में मदद मिलती है। अंडरस्टैंड द कल्चर एंड सोशल डायमेंशन ऑफ द हिस्ट्री, जानने को मदद मिलती है। बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड ऑफ मनोरंजन का संचार। हम देखते हैं कि आज नाटक, सिनेमा, रेडियो इत्यादि इत्यादि हो चुके हैं। तो कैसे आपका वर्तमान में चीजें आई हैं और बात करूँ तो इतिहास में भी लोग बाग कैसे मनोरंजन करते थे, आप पढ़ते हो ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः मनोरंजन के लिए क्या करते थे, कुछ खेल खेलते होंगे। वैदिक काल में शिकार करते थे और उत्तर वैदिक काल में कुछ काम करते होंगे। महायान काल में शिकार करते थे, गोटियां खेलते थे। यहाँ पे आपको वो मिला है चौकोर, क्या बोलते हैं, शतरंज मिला है आपको, मिला कि नहीं मिला है। महाभारत की कथा भी मनोरंजन दिखाती है, जुआ दिखाती है कि नहीं दिखाती है। तो आपको कैसे मनोरंजन हो रहा है, यह अध्ययन इतिहास में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज दर्शाता है। परंपरागत परिवार ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर शोध का एक नया क्षेत्र हो गया। तो परिवार की संरचना, भूमिकाओं, संबंधों में हुए बदलाव को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? यह सामाजिक इतिहास की दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है। प्रेम और विवाह के रूपों में परिवर्तन से समाज में नैतिकता, संस्कृति, मूल व्यवस्था को दर्शाता है। अब जैसे आप बोलो कि आप लोग समान कास्ट में विवाह शादी क्यों करना चाहते हो? कई लोग के मन में समान जात में इसलिए शादी करना चाहते हैं, कि जो हमारी परंपरा है उनको बनाए रख सकें। क्योंकि आप देखो एक मनोरंजन, आप पता है आप धर्म नहीं रह गया। एक धार्मिक क्रियाकलाप को भी आप क्या करते हो, धार्मिक क्रियाकलापों को आप क्या करते हो, एक मनोरंजन के रूप में लेते हो। आप कहते हो कि मैं यदि मुझे अपनी धार्मिक क्रियाकलाप करना है, मैं अपनी पृष्ठभूमि का लड़का या लड़की देखूँगी। इससे मैं क्या करता हूँ अपने धार्मिक कार्यकलाप कर सकूँ। यदि मैं बोलूँ मैं जैन हूँ और किसी अन्य समाज से कोई लड़की लेके आ जाऊँ, तो हो सकता है वो लड़की भी अपने जो कल्चर उसको एन्जॉय ना कर सके और जो मेरा जैन कल्चर मैं उसको एन्जॉय ना कर सकूँ। या हो सकता है मैं इतना सकारात्मक हूँ, मैं थोड़ा बहुत इसका भी सीख लूँ, मैं इसका भी सीख लूँ। मेरा माइंड ऑफ सेट है, वो जैन से बाहर शादी करनी है, क्लियर है। या करनी नहीं है, करूँगा, बाहर करूँगा। मेरा माइंडसेट है कि जैन से बाहर ही मैं देखूँगा, ठीक है ना? तो ऐसा माइंडसेट
क्यों? भाई कुछ इसके मैं सीख लूँगा, इसको मैं अपना सिखा दूँगा, मेरे को कल्चर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, रिसर्च कर लूँगा। कहने का मतलब तो भाई और साथ में हम देख रहे हैं ऐसा कई ऐसे शास्त्रीय, कई पंडित, विद्वान ऐसे लोग हैं, जो बयान करते हैं कि विजातीय विवाहों से क्या हुआ है, नैतिकता कम हुई है। विजातीय विवाहों से क्या हुई है, नैतिकता कम हुई है। इवन आप पहले भी देख लो, तो विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। उसमें भी आपकी जो संतानों की उत्पत्ति बताई गई है, कई ऐसे विवाह बताए जहाँ पे क्या वर उच्च कुल का है, वधू निम्न कुल की, या वधू उच्च कुल का है, वर निम्न कुल की है। उनके कई प्रकार के नाम दिए गए। उससे क्या समाज में जो परिवर्तन होता है नैतिकता में, संस्कृति, मूल व्यवस्था में, उनको दर्शाते हो। ऐसे विषय से क्या ऐसे विषयों पर ऐसे विषयों पर शोध से क्या होती है, समाज की मानसिकता और समय की प्रवृत्तियों को मदद मिलती है। इस समय पे कितना कट्टरपंथ है, कैसा था, ठीक है ना? धर्म का राजनीतिकरण, धर्म के राजनीतिकरण इस संबंध क्या है, हमेशा संबंधित संवेदनशील रहा है। ये धर्म राजनीति से जुड़ रहा है। आप देखो पूरा यूरोपीय इतिहास की बात करें, तो यूरोपीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपीय इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति में धर्म को देखता है। राजनीति में धर्म को देखता है। अपने आप ही देख लो, आप इतिहास में देख लो कि राजनीति में कभी ब्राह्मण वंश पढ़ते हम लोग, भाई बौद्धों को मारा जाता है, जैनों को मारा जाता है, इस्लाम आता है तो पूरे सनातन को मारता है कि नहीं, कूटता पीटता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण होता है। इस क्षेत्र में शोध यह दिखाता है कि कैसे धर्म का उपयोग करके राजनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप देखो जिहाद का नारा कई बार दिया गया है कि नहीं? शिक्षा, प्रेस और सरकारी नीतियाँ। शिक्षा, प्रेस और सरकारी नीतियाँ। शिक्षा और प्रेस पर सरकार की नीतियाँ समाज में लोकमत और राजनीतिक चेतना को प्रभावित करती है ना? इस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक शासन को गहरा समझ को मिलता है। तो उस चित्र का चयन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत को जानना नहीं रह गया अब, बल्कि मानव जीवन की निरंतरता और परिवर्तन को समझना है। तो आपसे यदि कोई इतिहास की परिभाषा पूछे, तो आपको सीधा बोलना भाई साहब कि इतिहास का मतलब अतीत को जानना नहीं है, आपकी ह्यूमन लाइफ में कैसे चेंज आए। कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ये आपको बोल रहा हूँ। बहुत शानदार डेफिनेशन आपको मिलेगी। इसलिए इतिहास का शोधकर्ता क्या करता है, हमेशा नए क्षेत्रों की पहचान कर अध्ययन के दृष्टिकोण को विकसित करता है। जैसे मैंने क्या किया, ग्वालियर स्थापत्य लिया है, और ग्वालियर स्थापत्य में मैं दिखाना चाहा, ये सिर्फ आपका मध्यकाल का नहीं है, आधुनिक काल का नहीं है, प्राचीन काल के भी इसमें चीजें हैं। और कैसे किस प्रकार से, अब देखो जैसे ग्वालियर में आप घूम जाओ, मैंने आज वीडियो भी शेयर किया है, एक गोपाचल का जो पहाड़ है आपका, और ग्वालियर के जो मुख्य मुख्य पहाड़ है, उनकी चारों तरफ जैन मूर्तियां बनी हुई हैं। जैन मूर्तियां बनी हुई है। अब कई लोग उसको बोलते हैं कि ये जैन शासक रहे होंगे, या जैन मंत्री रहे होंगे, या जो राजा रहे होंगे जैन धर्म को मानने वाले रहे होंगे। अब कई दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण मेरा ऐसा बोलते हैं, हो सकता इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया हो। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीके मूवी देख कर आया, भैया हमारे गाल पे लगा हुआ है भगवान, तो हम मारेंगे नहीं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भगवान पे क्यों आक्रमण कर, या फिर अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए ये पहाड़ बना लिया, इसके ऊपर क्या महल बना लिया, इस पहाड़ पे मूर्ति मूर्ति मतलब भगवान हमारे नीचे है, राजा महाराजा ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो एक अलग अलग विचारधारा है, तो अपनी नए क्षेत्रों की पहचान कर लो, कैसे आपको ठीक है ना? स्रोत आंकड़ों के संग्रह की बात करें, शोध का प्रारंभिक चरण, अब इसको शोध आंकड़ों का संग्रह, तो यहाँ पे आपको पहली बात समझ में आई कि शोध क्षेत्र के विषय क्या है, विषय क्या है, समझ में आ गया? ये टॉपिक समझ में आया? वे बहुत अच्छे शानदार टॉपिक, इंटरव्यू के लिए छोटे छोटे टॉपिक है, बट आपको मजबूत करेंगे, याद रखना। मजबूर नहीं होना, मजबूत आपको इन टॉपिक से होना, ठीक है ना? अब आते हैं स्रोत आंकड़ों का संग्रह। स्रोत आंकड़ों का संग्रह है क्या चीज? आपको पता है स्रोत आंकड़ों का संग्रह क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने विषय की खोज के लिए, अपने विषय पर रिसर्च करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को इकट्ठा करता है। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पता होना चाहिए आपको, प्राथमिक और द्वितीयक, दो प्रकार के स्रोत आपके पास होते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? वे स्रोत जो प्रत्यक्ष उस कार्य से संबंधित होते हैं। क्या? वे स्रोत प्राइमरी होते हैं जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट उसी कार्य से संबंधित होते हैं, और द्वितीयक क्या होते हैं? जो बाद में इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हो, ठीक है, जो इतिहासकारों द्वारा लिखे गए हो बाद में, ठीक है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए, भैया अभिलेख हो गया, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, अभिलेख, शिलालेख, पत्र, डायरी, सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, समकालीन अखबार, समकालीन अखबार, सिक्के इत्यादि के आपके प्रत्यक्ष और प्राइमरी रिसोर्स। वही बात करूं मैं इतिहासकारों की, सेकेंडरी रिसोर्सों की, अब ऐसे पुस्तकें देख सकते हो, क्या बुक्स देख सकते हो, ठीक है ना? इसे आप शोध प्रबंध देख सकते हो, जो आपके शोध के विषय होते हैं।
जर्नल देख सकते हो जो पब्लिश होते हैं आपके, ठीक है ना? आलोचनात्मक अध्ययन देख सकते हो, इत्यादि-इत्यादि द्वितीयक स्रोतों में आपके आते हैं, ठीक है ना? स्रोत संग्रह वही है, तो यहाँ पे लिखा है, इतिहास में शोधकार की पहली अवस्था क्या है? स्रोत आंकड़ों का संग्रह। स्रोत आंकड़े वे प्रमाण हैं जो अतीत के तथ्यों को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। स्रोतों को सामान्य 4 प्रकार से बाँटा जाता है। कौन-कौन से? प्राइमरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। और कौन से बेटा? मूल स्रोत और पारगमनीय स्रोत, ट्रांसमिटेड एंड डिराइव्ड सोर्स। ये आपको याद रखना 4 प्रकार से, हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, मूल और पारगमनी। देखते हैं भैया, प्राइमरी में क्या है? वे स्रोत जो प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य से संबंधित, जैसे अभिलेख, शिलालेख, तामपत्र, सिक्के, पत्र, डायरी, दस्तावेज, ठीक है? द्वितीयक स्रोत में वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बाद में लिखे गए हैं। सेकेंडरी सोर्स हो जाएँगे, आपको बता दिया मैं, इतिहास की पुस्तकें, शोध, टिप्पणियाँ, व्याख्या इत्यादि। मूल स्रोत जो अस्पृश्य या अपरिवर्तनीय स्थिति में है, ठीक है? वे स्रोत जो अस्पृश्य हैं, अपरिवर्तनीय, जैसे किसी महल पर हमने लेख लिख दिया, ये आपके प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत दिए जाएँगे। और पारगमनीय स्रोत, वे स्रोत जो मूल से प्रतिलिपि या अनुवाद के रूप में मिलते हैं। जब हम बोलते हैं ना, फारसी अनुवाद किया गया, ये अनुवाद किया गया, इंग्लिश अनुवाद किया गया किसी ग्रंथ का, पढ़ते हैं ना? तो ये चीज़ है, ठीक है? ट्रांसमिट स्रोत। चलो, स्रोतों का महत्व, स्रोत क्या होता है भैया? इतिहास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से इतिहास को तथ्यात्मक, प्रमाणिक और वैज्ञानिक आधार मिलता है। ठीक है भैया? 21वीं सदी का इतिहास लेखन अब केवल राजाओं या युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, पर्यावरण, लिंग और मीडिया जैसे नए क्षेत्रों में फैल गया है। इसलिए शोधकर्ता को चाहिए कि नए विषयों और स्रोतों की खोज कर इतिहास की व्याख्या को समृद्ध बनाएं। चलो, स्रोत आंकड़ों का संग्रह देखते हैं, इसको देख लेते हैं। वही टॉपिक है आपका, संग्रहण कैसे करते हैं, संग्रह जोड़ते कैसे हैं? स्रोत आंकड़ों का संग्रह कैसे, कलेक्शन कैसे करते हैं, देखते हैं। तो इतिहास देख लिया हमने। स्रोत या आंकड़े क्या है? जिनके आधार पर पुनर्निर्माण होता है, व्याख्या की जाती है, ठीक है ना? स्रोत 4 प्रकार के, प्राइमरी, द्वितीयक, मूल, देख ही चुके हैं हम, कोई चीजें। प्राथमिक स्रोत क्या होता है, देख ही चुके हैं, ठीक है ना? यह सबसे विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनमें बाद में कोई परिवर्तन या संशोधन करना कठिन होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या देखा हमने? पत्थर, जैसे अभिलेख हो। अब सुनना, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया है प्राइमरी सोर्स में। अभिलेख, अभिलेख पत्थर, ताम्रपत्र, स्तंभ, गुफाओं पर खुदे हुए लेख, ऐतिहासिक प्रमाणिक, ठीक ना? फिर ये राजनीतिक हो सकते हैं, प्रशासनिक हो सकते हैं, सामाजिक जीवन के साक्ष्य हो सकते हैं। प्राचीन अभिलेखों की विशेषता, प्राचीन अभिलेखों की विशेषता क्या है? इनमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ये क्या पूर्णतः विश्वसनीय है। जैसे अशोक के शिलालेख मिलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति मिलती है, हर्ष के ताम्रपत्र मिलते हैं, बराबर ना? जो इलाहाबाद प्रशस्ति, आप बोले तो जोड़ा तो क्या है? तो जोड़ा क्या होगा? एक्स्ट्रा में, ना कि उसी के ऊपर। सिक्कों की बात करें, सिक्के तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, शासन, धर्म, कला की जानकारी मिलती है। ये याद करना, सिक्कों से क्या? अर्थव्यवस्था की, व्यापार की, शासन की, धर्म की, कला की जानकारी मिलती है। धर्म की जानकारी कैसे मिलती है? भैया किन सिक्कों पर किस भगवान के चित्र उल्लिखित हैं, ठीक है ना? किस प्रकार के चित्र उल्लिखित हैं। अर्थव्यवस्था की, किस समय पे सिक्के ज़्यादा चल रहे हैं, कम चल रहे हैं। कभी धातु, सोने की धातु का प्रयोग हो रहा है, चांदी की धातु का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार की धातु का प्रयोग हो रहा है। शासन व्यवस्था, यदि बहुत बड़े क्षेत्रों में सिक्के आपको मिल रहे हैं, मतलब कि केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन था, लेकिन आपको एक छोटे से क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के सिक्के मिल रहे हैं। हो सकता है विकेंद्रीकृत शासन हो या अलग-अलग क्षेत्रों की मुद्राएँ यहाँ पे आई होंगी, है कि नहीं? तो जो लिखा ना, मौर्य काल में शुद्ध स्वर्ण के सिक्के उस युग के वाणिज्य व्यापार की जानकारी देते हैं। स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये स्रोत उस काल की कला, संस्कृति, धार्मिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएँ, सांची का स्तूप, कोणार्क और खजुराहो के मंदिर, है कि नहीं? सेकेंडरी सोर्स में क्या आते हैं? ये प्राथमिक स्रोत जो इसकी, ये द्वितीय स्रोत क्या है? जो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बाद में तैयार किए गए। इस स्रोत जानकारी के अच्छे माध्यम तो हैं, परंतु इनमें संशोधन या परिवर्तन की संभावना रहती है, इसलिए कम विश्वसनीय रहते हैं। ये उदाहरण के लिए साहित्य संग्रह हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया, दरबारी इतिहास हो गया, आत्मकथाएँ हो गई, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए, मैगनीस्थी, ह्वेनसांग, इत्सायन, क्योंकि क्या है, ये पहले से नहीं बनाए गए, इनको बाद में देखा गया है। ये स्रोत भारतीय समाज, संस्कृति और शासन की जानकारी देते हैं, ठीक है ना? चलो, अब मूल स्रोत और पारगमनिक स्रोत क्या होते हैं? मूल स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जो प्रारंभिक या अप्रभावित स्थिति में उपलब्ध हैं, जैसे मूल अभिलेख, मूल पांडुलिपियाँ, पुरातत्व के अवशेष। पारगमनी में क्या हो गया? ट्रांसमिशन, मूल स्रोत से प्रतिलिपि या अनुवाद, जैसे क्या? शिलालेख की प्रतिलिपियाँ, विदेशी भाषाओं में अनुवाद, पांडुलिपि की पुनर्रचना। आपने स्रोत देख लिया। अच्छा, इनका महत्व क्या है स्रोतों का? भाई इतिहास का आधार तो यही है। इतिहास की प्रामाणिकता इनसे मिलती है, वैज्ञानिकता मिलती है, ठीक है भैया। स्रोतों के बिना इतिहास केवल कथानक या कल्पना वाला हो जाएगा। ये स्रोत आवश्यक है, ठीक है ना? चलो, ये देखो बार-बार रिपीट हो गया, यहाँ पे 2-3 चीज़ें रिपीट हो गई हैं और डिटेल में लिख के आया था। मूल स्रोत क्या होता है? इसको पढ़ना,
इसको पढ़ लेना, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है? डिटेल में रिपीट हो गया है, कुछ चीज़ डिटेल में दी गई है एक्स्ट्रा में। जो चीज़ आपकी शॉर्ट में थी ना, उनको डिटेल में कर दिया है, ठीक है? चलो, एग्ज़ाम्पल के साथ ऐतिहासिक अनुसंधान महत्व क्या है, देख लेना इसको। चलो, अब अगला टॉपिक आपका इतिहास शोध में विभिन्न प्रवृत्तियाँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, याद रखना, यहाँ से भयंकर क्वेश्चन आए, भयंकर क्वेश्चन आए, ठीक है ना? और इसको हम लोग कर भी चुके हैं इन शॉर्ट में, आपने देखा होगा। ऊपर हमने इन शॉर्ट में चीज़ों को किया भी था, किया था कि नहीं किया था? और इसको करना है तो फिर से हम लोग करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना? याद रखना, आपके जो मोस्टली टॉपिक थे वो हो चुके हैं। अब मेन-मेन टॉपिक आपके रह गए, जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इसको हम वर्तमान में भारतीय इतिहास लिखें, इसको हम दोनों को एक क्लास में करेंगे। ये जो 2 टॉपिक है ना आपके, इन दोनों टॉपिक को एक ही क्लास में करेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम क्लास की, थोड़ी बड़ी क्लास जाएगी नेक्स्ट आपकी, तो एक ही क्लास में दोनों को करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। बट भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि ना आप लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, और आपसे पहले बोल दिया कि आपको पीडीएफ भेज दी गई है पूरी कंप्लीट करके, तो आप उसको पढ़ लें अच्छे से, पीडीएफ को पढ़ लें, प्रिंट आउट निकलवा लें और क्लास में लेके बैठें। यदि कोई पॉइंट लिखवाता हूँ, उसकी साइड में लिखते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप, है कि नहीं? तो आप एग्ज़ाम टाइम में पूरा नहीं पढ़ोगे, आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे। हर पेज पे मैंने जगह छोड़ी साइड में, छोड़ी कि नहीं? अब बाद में जाके जब टॉपिक पढ़ते हो, तो तुरंत में शॉर्ट नोट्स बना लो। तुरंत बन गए तो बढ़िया, बाद में बनाने बैठो नहीं बन पाएँगे आप, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करो। अभी फ़ायदा अभी आप कर लो ना यूनिट 10, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। एंड टाइम पे आप लोग क्या करो, यूनिट 10 छोड़ देते हो। इसलिए शुरुआत यूनिट 10 से मैंने की है। यदि आपका जीआरएफ होता है या नेट होता है तो इंटरव्यू में भी काम में आ जाएगा और आपका हो भी जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना? तो घबराओ मत, पछताना नहीं है, पहले से करके रख लो।